हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव में नागालैंड में 25वां हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया। हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में है। हॉर्नबिल महोत्सव पहली बार 2000 में आयोजित किया गया था। इसे उत्सवों का महोत्सव के नाम से जाना जाता है तथा इसमें नागालैंड की 14 मान्यता प्राप्त नागा जनजाति के त्योहारों को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें लाख संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पूर्ण राज्य की मांग। लेह में हजारों लोग पूर्ण राज्य की मांग के लिए सड़कों पर उतर आए थे। लद्दाख में सड़कों पर उतरा जनसैलाब। यह विचारणीय तथ्य। लद्दाख 5 अगस्त 2019 को संघ राज्य क्षेत्र बन गया। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर के विपरीत लद्दाख में विधायिका नहीं है। छठी अनुसूची क्षेत्र के बारे में। यह जनजातीय आबादी की रक्षा करती है और स्वायत्त विकास परिषदों के निर्माण के माध्यम से समुदायों के स्वायत्तता प्रदान करती है जो भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और अन्य पर कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद। यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 सब 2 और अनुच्छेद 275 सब 1 के तहत प्रदान किया गया है। राज्य वर्तमान में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में 10 स्वायत्त परिषदें मौजूद हैं। छठी अनुसूची क्षेत्र में प्रमुख प्रावधान। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गठन करने का अधिकार है। यदि एक स्वायत्त जिले में विभिन्न जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्र में विभाजित कर सकता है। संरचना है कि प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। 4 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं और शेष 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। कार्यकाल। निर्वाचित सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं जब तक कि परिषद को पहले भंग नहीं किया जाए और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में एक अलग क्षेत्रीय परिषद भी होता है। परिषदों की शक्तियाँ। जिले और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का प्रशासन करती है। वे भूमि, वन, नहर के पानी, झूम, कृषि, ग्राम प्रशासन, संपत्ति के उत्तराधिकारी, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति रिवाजों आदि जैसे कुछ निर्दिष्ट मामलों पर कानून बना सकते हैं। ऐसे सभी कानूनों के लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है। ग्राम परिषदें। जिला और क्षेत्रीय परिषदें अपनी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर जनजातियों के बीच मुकदमों और मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों का गठन कर सकती हैं। वे उनसे अपील सुनते हैं। इन मुकदमों पर मामलों पर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्यपाल द्वारा निर्देशित किया जाता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कैरियर वैश्विक स्तर की रेटिंग जारी करने वाली पहली भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बन गई है जिसमें सॉवरेन रेटिंग भी शामिल है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बारे में। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां क्रेडिट रेटिंग किसी इकाई की वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का व्यापक आकलन दर्शाती है जो उसके क्रेडिट जोखिम या ऋण योग्यता पर प्रकाश डालती है। ये समय पर ऋण चुकौती अथवा पुनर्भुगतान की संभावना का मूल्यांकन करता है। CRA उधारकर्ताओं की भविष्य की पुनर्भुगतान क्षमताओं का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बारे में। भारत में CRA सेबी के विनियामक ढांचे के तहत कार्य करती हैं। सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां विनियम 1999 विभिन्न CRA को अपनी रेटिंग प्रक्रिया हितों के टकराव संबंधी दिशा निर्देश तथा रेटिंग मानदंडों का खुलासा करने का आदेश देते हैं।
सेबी द्वारा पंजीकृत 7 CRA में एक्यूट क्रिसिल, ICRA, केयर इंडिया, रेटिंग इन्फोरेमिक्स और ब्रिकवर्क्स शामिल हैं। सेबी के अलावा RBI, RDAI, PFRDA जैसे अन्य विनियामक तंत्र अपने क्षेत्र में CRA के कुछ पहलुओं की देखरेख करते हैं। RBI बैंक ऋणों और सुविधाओं के मूल्यांकन के लिए CRA को बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान के रूप में मान्यता देती है। ब्रिकवर्क रेटिंग्स को छोड़कर सभी CRA को RBI द्वारा ECAI के रूप में मान्यता दी गई है। बायोबिटुमेन यहाँ केंद्रीय परिवहन मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के नागपुर मंदसौर बायो बिटुमेन से बने भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया है। बायो बिटुमेन के बारे में, बायो बिटुमेन सड़क निर्माण में उपयोग होने वाले पारंपरिक बिटुमेन का एक पर्यावरण अनुकूलन विकल्प है। यह नवीकरणीय कार्बनिक पदार्थ जैसे कृषि से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट, वानिकी अपशिष्ट या अन्य बायोमास से प्राप्त होता है, जो इसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक सतत विकल्प बनाता है। बायो बिटुमेन की मुख्य विशेषता नवीकरणीय उत्पत्ति। इसे प्राकृतिक संसाधनों जैसे लिग्निन, कागज और लुगदी उद्योगों का एक उपोत्पाद या अन्य पादप आधारित सामग्रियों से उत्पादित किया जाता है, जिससे पेट्रोलियम आधारित उत्पादों पर कम निर्भरता होती है। पर्यावरण अनुकूलन उत्पादन और उपयोग के दौरान ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। बायोमास का उपयोग करके अस्थायी अपशिष्ट प्रबंधन में योगदान देता है। स्थायित्व और व्यवहार्य पारंपरिक बिटुमेन के समान उपयोगी और अनुकूलित विभिन्न जलवायु परिस्थितियों और भारी ट्रैफिक वाली सड़कों के लिए उपयुक्त। लागत क्षमता यद्यपि प्रारंभिक उत्पादन लागत अधिक हो सकती है, परंतु दीर्घकालिक पर्यावरणीय लाभ और कम कार्बन उत्सर्जन से लागत की भरपाई की जा सकती है। कोडईकलान और वेधशाला में 125 वर्ष। कोडईकलान और वेधशाला में 125 वर्ष। यहाँ है कोडईकनाल तमिलनाडु। सौर वेधशाला ने हाल ही में 125 वर्ष पूरे किए हैं। कोडईकनाल सौर वेधशाला के बारे में, यह एक सौर वेधशाला है जिसका स्वामित्व और संचालन भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के अंतर्गत आता है। कोडाईकनाल सौर वेधशाला की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा मद्रास वेधशाला की स्थापना 1792 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास वेधशाला की स्थापना की, जो विश्व के इस हिस्से में अपनी तरह की पहली वेधशाला थी। 18 अगस्त 1868 को सूर्य ग्रहण की इसकी पहली तस्वीर ने भौतिक विषय को जन्म दिया। स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग पहली बार सौर प्रख्यात पिंडों की गैसीय प्रकृति की खोज के लिए किया गया था। कोलूर वेधशाला की स्थापना 1968 में तारकीय स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोटोमेट्री के लिए तमिलनाडु के कोलूर में एक नई क्षेत्रीय वेधशाला शुरू की गई। आकाशगंगा तारों और सौर मंडल पर अनुसंधान के लिए अधिकांश अवलोकन अब
कन्नूर से प्राप्त किए जाते हैं। KSO अब अनेक इमारतों और टेलीस्कोप तक विस्तृत हो चुका है। यह अपने सौर प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करने के लिए हाथ से ड्रॉ की गई छवियों, फोटोग्राफियों, प्लेटों और फिल्मों के संयोजन का उपयोग करता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ KSO का योगदान। एवरशेड प्रभाव की पुष्टि। KSO ने 1909 में एवरशेड प्रभाव की पुष्टि की थी, जो सौर कलंकों में रेडियल गति है। डेटा भंडारण। KSO एक शताब्दी से अधिक समय से सूर्य की छवियां ले रहा है तथा इसके पास डेटा का समृद्ध भंडार है। यह न केवल सूर्य के ऐतिहासिक अतीत को पुनः निर्मित करने के लिए, बल्कि इसके व्यवहारिक परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझने और इसके भविष्य का पुनर्नुमान लगाने तथा पृथ्वी और अंतरिक्ष मिशन पर इसके प्रभाव की व्याख्या करने के लिए भी बेहद उपयोगी है। सौर अवलोकन यह सूर्य और इसकी विशेषताओं का अवलोकन और रिकॉर्ड करता है, जिसमें इसकी स्थापना के समय से सौर डिस्क की दैनिक क्षेत्र प्रकाश फोटोग्राफी शामिल है। भूमध्य रेखीय इलेक्ट्रोजेट की निगरानी। दक्षिण भारत के पलानी पहाड़ियों में स्थित होने के कारण KSO भूमध्य रेखीय इलेक्ट्रोजेट में होने वाले परिवर्तनों को देखने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इलेक्ट्रोजेट एक विद्युत धारा है जो पृथ्वी के आयन मंडल में प्रवाहित होती है। बौद्धिक संपदा। आनुवांशिक संसाधन और पारंपरिक ज्ञान पर संधि। बौद्धिक संपदा, आनुवांशिक संसाधन और पारंपरिक ज्ञान पर संधि को स्विट्जरलैंड के जिनेवा के मुख्यालय में WIPO राजनयिक सम्मेलन में अपनाया गया था। बौद्धिक संपदा, आनुवांशिक संसाधन और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर संधि के बारे में है। यह IP आनुवांशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के प्रतिच्छेदन पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहले WIPO संधि है और यह विशेष रूप से स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के लिए प्रावधानों को शामिल करने वाली पहली संधि है। राजनयिक सम्मेलन ने 2021 में शुरू हुई वार्ता में समापन को चिन्हित किया और 1999 में कोलंबिया के एक प्रस्ताव से प्रेरित हुआ। प्रमुख प्रावधान। प्रकटीकरण की आवश्यकता। इसके लिए पेटेंट आवेदकों को मूल देश या स्रोत का खुलासा करने की आवश्यकता होती है जब उनके आवेदन में आनुवांशिक संसाधन शामिल होते हैं। पारंपरिक ज्ञान प्रदाताओं का प्रकटीकरण। यदि आनुवांशिक संसाधनों से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान शामिल है तो आवेदक को स्वदेशी लोगों या स्थानीय समुदाय की पहचान करनी चाहिए जिसने इसे प्रदान किया है। आनुवांशिक संसाधन इसमें औषधीय पौधों, कृषि फसलों और पशु नस्लों जैसी सामग्रियां शामिल हैं, जबकि संबद्ध पारंपरिक ज्ञान स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों द्वारा पीढ़ियों से विकसित विधियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है। कानूनी ढांचा। एक बार 15 अनुबंधित पक्षों द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद संधि एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा स्थापित करेगी।